हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 9th का टॉपिक जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स स्टार्ट किया था उसे कंटिन्यू करने के लिए जा रहा हूँ। लास्ट क्लास में आपने एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में फिलोसफी की स्टडी किया था। मैंने आपको बताया था कि हिस्ट्री के रूप में कुछ इंडियन फिलोसफर्स थे और कुछ ग्रीक फिलोसफर्स थे। ग्रीक फिलोसफर में डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस का मैंने नाम लिया था, और इंडियन की अगर बात करें तो महर्षि कानंद और पाकुधा कत्यायामा की बात हुई थी। ये चारों फिलोसोफर्स थे। फिलोसोफर का मतलब ये हुआ कि इन्होंने जो फिलोसफी दी है उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं। उन्होंने एक इमेजिनेशन किया, किसी स्टोरी को, किसी हाइपोथेसिस को लिया और इमेजिन किया। इमेजिन करने के बाद उन लोगों ने अपना एक थ्योरी को दे दिया और उसे कहा गया है फिलोसफी। तो फिलोसफी में एक और हम स्टडी कर रहे हैं साइंस की, तो साइंस में एक्सपेरिमेंट होना ज़रूरी है। तो जो लॉ इन्होंने दिए थे लेवाइजर साहब और जोसेफ एल्पर्ट साहब ने, दैट इज़ लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये बेसिकली एक फ़िलोसफी था। इसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं था, एक्सपेरिमेंट को लेकर के एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को इस बात की बहुत आशंका थी, डाउट था कि क्या वाकई में ये एग्जिस्ट करता है या नहीं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की जब बात किया, क्या वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली तो बताया नहीं था उन्होंने। उसके बाद फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की भी बात हुई थी। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये भी देखा गया कि क्या पता ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। वाकई जो हम मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, किसी भी रिसोर्सेज से लें, किसी भी कंपनी से लें, किसी भी स्टेट कहीं से भी अगर मैं ले लूँ, तो उसका जो केमिकल कंपोजिशन है, जो एलिमेंट्स का रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो हर जगह मुझे सेम मिला था। मैंने कहा था वाटर को एग्जांपल में लिया था, एमोनिया को लिया था कि अगर मैं आज इंडिया से ले आऊँ, स्विट्ज़रलैंड से ले आऊँ, तो एमोनिया का मतलब यही होगा कि 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। पानी चाहे आप टैप वाटर ले लें, कुएं से लेके आ जाएं, ट्यूबवेल से लेके आ जाएं या टंकी से उठा के ले आएँ, तो पानी है। उसके जो केमिकल कंपोजिशन है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके, वो भी 2 हाइड्रोजन के साथ 1 ऑक्सीजन। मास रेशियो की मैं बात किया था कि 1:8 था, अगर मास का रेशियो निकाल दें, ठीक है। लेकिन ये चीज़ एक्सपेरिमेंटल नहीं। अब इसको एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में पहली बार लाने वाले जो साइंटिस्ट हैं या आप केमिस्ट कह सकते हैं, वो हैं डाल्टन्स। अब अगर इनका नाम आ ही गया है तो क्यों ना थोड़ा सा इनका डिस्कस हो जाए कि ये कौन थे, कहाँ से आए हैं। दरअसल ये इंग्लैंड में जन्म लिए 1766 में, और 1793 में इन्होंने 7 साल के बाद इन्होंने एट द एज ऑफ 12 ईयर्स की अगर बात करें तो इन्होंने पढ़ाना स्टार्ट किया, टीचिंग प्रोफेशन में आए। उसके बाद 1793 में ये प्रिंसिपल भी रहे एक स्कूल के। बाद में इन्होंने फिर उसे छोड़ करके मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पे कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ा रहे थे। सब्जेक्ट का नाम मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको इनकी एक्सपर्टीज़ का पता चल पाए कि ये किस में महारत हासिल कर चुके थे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, और तीनों ही रिलेटेड हैं साइंस को लेकर के। तो बहुत अच्छा इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया होगा क्या इन्होंने किया है। तो डाल्टन साहब ने वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट है उन्होंने एक थ्योरी के रूप में दिया। डेट इज़ वो आज जाना जाता है क्या, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो आपको पता चल चुका है कि जो आप लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन आपने पढ़ा इससे पिछले क्लास में, उसमें से भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की स्टडी की। तो इस स्टडी के बाद कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंट की कमी थी। ये सभी फिलोसफिकल बातें थी और हम साइंस में एक्सपेरिमेंटल बातें करते हैं, तो इस वजह से इसको एक्सेप्ट ना करते हुए और फिर डाल्टन साहब आए। डाल्टन साहब के बारे में आपने पढ़ा कि 1766 में जन्म लिया और टीचिंग प्रोफेशन से इनका काफ़ी इंटरेस्टेड। लास्ट टाइम इन्होंने बहुत ज़्यादा जो अपना टाइम स्पेंड किया है डेट इज़ मैनचेस्टर के कॉलेज में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे। वहाँ पे उन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च को जो उन्होंने पब्लिश किया एक थ्योरी के रूप में दे करके, वो जाना जाता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। आज का मेरा मुद्दा वही, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब क्या है ये थ्योरी, डाल्टन साहब ने क्या क्या कहा, क्या क्या पोस्टुलेट्स आए। दरअसल जो फिलोसफी महर्षि कानंद, पाकुधा कत्यायामा या फिर डेमोक्रेटस और ल्यूसिपस की बात करें तो ल्यूसिपस साहब ने भी कहा था कि मैं जो भी मैटर को देखता हूँ इस इन्वायरमेंट में, इस
अब मेरे आंखों के सामने जो भी मैटर होता है, लाइक मैंने आपसे कहा था कि एक मार्कर हमारे लिए एक मैटर है, इस मैटर को अगर मैं काटता जाऊं, एक ऐसा वक्त तो ज़रूर आएगा जो फर्दर इसकी डिविजिबिलिटी नहीं होगी। काटने का मतलब डिवीजन से है, तो फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता हूँ। उन्होंने उस स्टेज को कहा था पाकुधा कत्य, महर्षि कानन साहब ने कहा था कि ये एक परमाणु है, और फिर डेमोक्रिटस एंड ल्यूसिफर साहब ने कहा था कि ये एटम है। तो डाल्टन साहब भी इसी फिलॉसफी को पोस्टुलेट्स के फॉर्म में कहा कि ऑल मेटर्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने हुए थे। अरे वही तो हैं जो टूट टूट करके बना था, टाइनी पार्टिकल्स था। ऑल मेटर्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम। पहला पोस्टुलेट तो उन्होंने यही चीज़ कहा, जो उनकी फिलॉसफी थी कि ऑल मेटर्स आर composed of tiny particles, मतलब छोटा पार्टिकल्स से tiny particles, and these particles are called atom। चलिए, यहाँ तो इन्होंने भी कह दिया, जो डेमोक्रिटस साहब ने जो वर्ड का इस्तेमाल किया था उसी वर्ड का इस्तेमाल भी इन्होंने कहा कि यह एक एटम है। उसके बाद इन्होंने दो अलग अलग बातें कहा। वो बात क्या थी कि मान के चलते हैं कि बनाना हमारे लिए एक एटम है, उसी तरीके से अगर मैं वाटरमेलन की बात करूं, तरबूज, वो भी एक एटम है। या आप कुछ और ले लीजिए, अपने गवा ले लीजिए, पपाया ले लीजिए, या फिर कोई और सब्सटेंस आप ले सकते हैं। मेरा मुद्दा बस इतना सा है, अगर मैंने बनाना लिया है, बनाना को अगर मैं कट करूं स्मॉल स्लाइसेस में, एज़ फार एज़ पॉसिबल मैं उसे जितना छोटा स्मॉल स्लाइस बना सकता हूं, लेकिन क्या उसके बावजूद भी जो सबसे छोटा मेरे स्लाइस होगा, उस स्लाइस को भी तो हम बनाना ही बोलेंगे। वो तो है बनाना का ही एटम। टेस्ट में भी वही, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही हैं, और हर वो एटम का मास भी आइडेंटिकल होगा। उसी तरीके से अगर मैं तरबूज की बात करूं, तो तरबूज को भी अगर आपने बड़ा स्लाइस लिया है, वो भी तरबूज है, और काट काट करके अगर आपने एज़ फार एज़ पॉसिबल जहां तक आप उसको छोटा कर सकते हैं, जितना छोटा स्लाइस बना सकते हैं, लेकिन वो जो स्लाइस आपने लिया है वो है तो आखिर वाटरमेलन का ही। मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस को चेंज नहीं किया, बनाना ने अपने एग्जिस्टेंस को चेंज नहीं किया। वो अपना एटम, उसका एक आइडेंटिकल है, उनकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ है, उसका एक स्पेसिफिक मास है, उसका एक स्पेसिफिक केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। उसी तरीके से इन्होंने कहा कि जो अगर मैं बनाना मार्केट से लाऊं, बनाना डायरेक्ट फील्ड से ले लूँ या अदर प्लेसेस से ले लूँ, लेकिन बनाना अगर मैं जहाँ से भी लूँ, इनका केमिकल कंपोजिशन सेम मिलेगा। अगर उसमें कैल्शियम इनरिच्ड डाइट है तो वो कैल्शियम ही मिलेगा। तो इसको उन्होंने दो तरीके से एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा कि जो मैटर अगर सेम है, अगर मैं सेम एलिमेंट्स की बात करूँ, उनके जो एटम्स होंगे वो आइडेंटिकल होगा। सेम एलिमेंट का मतलब आप हर जगह बनाना ही ले रहे हैं, और डिफरेंट एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि आप बनाना भी लिया, आप या तो वाटरमेलन ले रहे हैं, या उसके सब्स्टिट्यूट पे कोई और फ्रूट्स ले सकते हैं, या किसी भी चीज़ को जो भी आपके माइंड में आ रहा है एग्जांपल में आप ले सकते हैं। बस उसको अब इससे रिलेट करिएगा कि अगर वो डिफरेंट है तो बाय नेचर उनके एटम्स, बाय मास और बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ से उन्होंने दो बातें कहा। एक तो उन्होंने क्या कहा, matters of same elements have identical, मतलब एक जैसा ही होगा, identical in mass and their केमिकल प्रॉपर्टीज। इसको एग्जांपल में ये देख लीजिए, अगर मैंने ग्रेफाइट लिया है, ग्रेफाइट चाहे जहाँ से ले लूँ है तो कार्बन एटम का ही बना हुआ, वही एटम होगा, बाय मास भी होगा वही, और फिर बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी उनकी सेम होंगे। अगर कार्बन एटम
को छोड़ करके अगर मैंने H2 ले लिया या फिर अगर O2 ले लिया, ये सभी एटम्स अगर मैंने सिमिलर एलिमेंट्स लिए हैं तो बाय मास भी वो सेम होगा और बाय केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी वो सेम होगा। लेकिन उसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर डिफरेंट्स हैं मैटर्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ये बनाना और वाटरमेलन की बात हो रही है, एलिमेंट्स हैव difference in mass and their chemical properties. Obviously बनाना का टेस्ट अलग, वाटरमेलन का अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज। यहाँ तक तो बात क्लियर होगी। एक पोस्टुलेट तो उन्होंने उनके खुद के ही ले लिए कि जितने भी मैटर्स हैं वो सभी टाइनी पार्टिकल्स से बने हुए हैं और उस टाइनी पार्टिकल्स उन्होंने कहा कि ये एटम है। उसके बाद फिर एटम को लेकर के उन्होंने चर्चा किया कि अगर वो सेम एलिमेंट है तो उनके एटम्स बाय मास और बाय केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगे, लेकिन अगर कोई ऐसा मैटर है जो डिफरेंट एलिमेंट से बना हुआ है तो उनका जो मास है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो डिफरेंट होगा। यहाँ तक तो अपनी बात हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी मॉलिक्यूल्स बनते हैं या कंपाउंड्स बनते हैं तो डिफरेंट एलिमेंट्स मिल करके बनता है। दो एलिमेंट्स सेम टाइप ऑफ एलिमेंट्स अगर कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और कंपाउंड्स का फॉर्मेशन डिफरेंट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन से होता है। मॉलिक्यूल जब कंबाइन करते हैं कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात हो रही। तो उन्होंने कहा कि जब भी एटम कंबाइन करता है तो वो होल नंबर में करता है। जब भी एटम कंबाइन करेगा वो होल नंबर करेगा। ऑब्वियसली वो इस तरीके से उन्होंने कहा था कि लेट सपोज कि अगर आपके क्लास में 40 स्टूडेंट हैं तो 40 स्टूडेंट में से एक बेंच पे अगर एक सीट है तो एक पर्टिकुलर स्टूडेंट आकर के बैठेगा। ऐसा तो मैं कह नहीं सकता हूँ कि आधा स्टूडेंट बैठेगा, 1.5 स्टूडेंट यहाँ बैठेंगे और फिर 1.5 स्टूडेंट अदर सीट पे बैठेगा। नहीं, अगर वो उस सीट को कैप्चर कर रहा है तो कम्प्लीटली एक इंटीजर्स के फॉर्म में होगा, एक होल नंबर्स के फॉर्म में होगा। इंटीजर्स नहीं, क्योंकि इसमें नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। बेसिकली ये एक होल नंबर के फॉर्म में होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, जैसे मैं ये 3 पोस्टुलेट्स हो गए, फोर्थ के बारे में बता रहा हूँ। जैसे ये कार्बन का एटम है, अब ऐसा तो है नहीं कि मुझे CO2 बनाना था, एक कार्बन का मैंने आधा लिया कि आधा कार्बन इधर आ जाओ, ऐसा है नहीं। ये होल नंबर में आता है कि एक कोई नंबर होगा, डिजिट होगा, या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा, इस तरीके से। तो इसको उन्होंने पोस्टुलेट्स के फॉर्म में कहा, दिस इज द फोर्थ वन। The elements are, sorry, the atoms of element लिखना था। The atoms of elements are always combined in whole number। ठीक है, एक बात तो उन्होंने ये कहा। और एक लास्ट में उन्होंने एक पोस्टुलेट्स ये भी दिया कि जब केमिकल कॉम्बिनेशन होता है तो एटम का जो नंबर है, जो भी रीअरेंजमेंट होता है, बेसिकली रीअरेंजमेंट का क्या मतलब हुआ ये देख लीजिए। अगर हमको बिल्डिंग बनानी है तो मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए, ब्रिक्स चाहिए, सीमेंट चाहिए, रड चाहिए। ठीक है, तो ये रड एक अपना अलग एलिमेंट हो गया, ब्रिक्स अपना अलग एलिमेंट हो गया, सीमेंट अपना अलग एलिमेंट्स है। इनकी अरेंजमेंट से ही या तो हम बिल्डिंग बना लेंगे, ठीक है, या फिर ताजमहल बना लो, कुतुब मीनार बना लो, इससे अलग अलग स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकता है। लेकिन बेसिक बातें वही है, इनके प्रोपोर्शन हर जगह सेम होंगे। अगर आप इस बिल्डिंग की अगर बात करूं तो यहाँ पर जो भी एलिमेंट्स हमने लिए हैं, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, क्या उन्होंने अपना एग्जिस्टेंस बदल दिया है? नहीं, ईट ही है, सीमेंट अपने सीमेंट की जगह पे है। उसी तरीके से जो भी इनका मटेरियल्स है वो अपना एक तरीके से एलिमेंट्स के फॉर्म में काम करता है। तो इसको उन्होंने एक पोस्टुलेट्स के फॉर्म में कहा। ठीक है, उन्होंने इस पोस्टुलेट्स को कहा कि
जो भी एलिमेंट्स हैं वो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में है। द कंपाउंड्स कह सकते हैं कि जो एलिमेंट से मिलके बनता है, द कंपाउंड्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन द एटम्स ऑफ ए कंपाउंड, यहाँ भी लिखना मैं भूल गया, the atoms of a compound are always present in the definite ratio ठीक है, एक तो होल नंबर में, दूसरा डेफिनिट रेशियो में। ये पोस्टुलेट्स उन्होंने दिए डाल्टन साहब ने, और फिर इससे एक एक्सपेरिमेंट करके फिर मास का भी पता चला और फिर नंबर का भी पता चला कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने सही कहा था। लेकिन ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि ऑल मैटर्स आर कंपोज्ड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम, इसी में उन्होंने एक पोस्टुलेट्स ये भी दिया था यहाँ से कि ये जो एटम्स आप देख रहे हैं ये इनडिविजिबल्स हैं। ये पोस्टुलेट्स में लास्ट में उन्होंने ये भी कहा था कि जो भी आप टाइनी पार्टिकल्स देख रहे हैं वो इनडिविजिबल हैं, इन्होंने डाल्टन साहब ने कहा था। लेकिन बाद में जब स्टडी की गई तो पता चला एटम भी ब्रेक हो सकता है, डेट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। इसकी स्टडी आप करेंगे इससे अगले चैप्टर में, डेट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर में, वहाँ पर ये डाल्टन साहब की ड्रॉबैक होगा। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दिया था इस पोस्टुलेट्स में, उन्होंने कहा था कि जो भी टाइनी पार्टिकल्स हम देख रहे हैं, जो भी एटम्स देख रहे हैं वो इनडिविजिबल है, वो फर्दर ब्रेक नहीं हो सकता है। यही बात फिलोसफी के फॉर्म में महर्षि कानन साहब और डेमोक्रिटस साहब दोनों ने कहा था, लेकिन इन्होंने पोस्टुलेट्स के फॉर्म में कहा था, इसलिए ये इनकी एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक रही, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल थ्योरी था इनका। और बाद में फिर जब फर्दर स्टडी हुई, स्टडी होने के बाद दरअसल उस समय पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हुई नहीं थी, तो ये कहाँ से बताते, ये ड्रॉबैक बाद में पता चला था। आज के लिए इतना ही है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या है, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में स्टडी करेंगे एटम्स के बारे में, क्योंकि एटम की चर्चा बहुत हो रही है और टॉपिक भी वही, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और फिर डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आखिर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या होता है, क्या इनके साइज हैं, क्या उनका मास है, कैसे फर्दर इनको लीड किया जाए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।